नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको चतुर दूध वाले की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई दूध बेचने का काम करते थे। एक भाई का नाम रघुराम था और दूसरे भाई का नाम ललित था। ललित स्वभाव से काफी हंसमुख और ईमानदार था और वह हमेशा अपने काम में मस्त रहता था और अपने परिवार के साथ साथ खुशी रहता था। यह देखकर रघुराम जलता था और हमेशा उसे पीछे खींचने की कोशिश करता रहता था। रघुराम कहता था, आखिर पिताजी इसे गाय न दे देते तो यह मुझसे बहुत गरीब होता। अगर ललित के पास गाय नहीं होती तो गांव में केवल मैं ही अकेला दूध बेचने वाला होता और काफी मुनाफा कमा पाता। लेकिन इस ललित की वजह से तो सब चौपट हो गया। हर रोज ललित गांव में दूध बेचकर अपने घर वापस हंसते हुए आता था और अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत कर रहा था। हर रोज का यह काम रघुराम को तंग कर रहा था। एक दिन रघुराम दूध बेचकर अपने घर वापस लौट रहा था तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। रघुराम कहता है, हाँ जी बोलिए, अब तुम्हें क्या कहना है। पत्नी बोली, सुनो, तुम इस तरह अकड़कर मुझसे बात न किया करो, मुझे यह सब अच्छी नहीं लगती हैं। रघुराम बोला, अच्छा तो अब मेरी बातें भी तुमको बुरी लगती हैं। पत्नी बोली, चलो छोड़ो, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। हमारे बच्चे और दिन पर दिन बड़े हो रहे हैं और हमारे खर्चे भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूध बेचकर आने वाली आमदनी में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों में अपनी आमदनी से कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। रघुराम बोला, अब तुम क्या कहना चाहती हो। पत्नी बोली, मैं यह कह रही हूँ कि इस दूध बेचने के साथ साथ क्यों ना हम खेती बाड़ी भी कर लिया करें। कम से कम आमदनी तो बढ़ेगी तो आने वाले खर्चे से भी हम निपट पाएंगे। रघुराम बोला, नहीं, इतनी कड़ी धूप में मुझसे खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। पत्नी बोली, अरे क्यों नहीं हो पाएगी। ललित भैया को देखो, कितनी मेहनत करते हैं और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करते हैं। रघुराम बोला, अच्छा बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब तुम भी ललित के गुणगान गाने लगी। ललित अगर इतना ही अच्छा है तो तुम भी उसी के पास चली जाओ। पत्नी बोली, अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर रघुराम की पत्नी अंदर चली जाती है। रघुराम कहता है, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लेकिन खेती तो मैं कभी नहीं करूँगा। मुझे इसके अलावा कुछ और भी करना होगा जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं। वह कुछ समय ऐसे ही सोच विचार करता रहा। कुछ समय बाद उसने कहा, क्यों न मैं घर घर दूध देने जाता हूँ और उन्हीं के घर से कुछ न कुछ सामान चुरा लिया करूं, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे
और आमदनी भी बढ़ जाएगी। अगले दिन रघुराम ने जब भी किसी के घर में दूध बेचने गया तो उनके घर से कभी बर्तन, कभी खिलौने और कभी घर की छोटी मोटी चीजें चुरा लेता और उन्हें बाजार में जाकर बेच आता था। एक दिन रघुराम घर पर अकेला बैठा हुआ था। उसने कहा, इन छोटी छोटी चीजों से भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। इन चीजों से तो मात्र 100-200 रुपए ही मिल पाते हैं। मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। अगले दिन वह ललित का पीछा करता है। ललित एक घर पर दूध देने के लिए जा रहा था। ललित उस घर के मालिक को दूध देकर आता है तो मालिक दूध लेकर कहता है, देखो भैया, जाने कब से हम आपसे दूध ले रहे हैं, कभी भी आपके दूध में कोई शिकायत नहीं मिली। यहाँ तक कि बच्चे भी आपके दूध को काफी पसंद करते हैं। एक काम करना, कल के लिए 2 लीटर दूध हमारे लिए रख लेना। ललित कहता है, जी साहब, हमारे दूध में भी कभी कोई शिकायत और मिलावट नहीं है, निश्चिंत रहिए। यह कहकर ललित अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर चलने लगता है। तभी रास्ते में रघुराम खड़ा हुआ मिलता है। ललित रघुराम से कहता है, क्यों भाई, तुम भी दूध देकर ही आ रहे हो क्या? रघुराम बोला, हाँ। ललित, अच्छा है, चलो तो फिर साथ साथ घर चलते हैं। वह दोनों पूरे रास्ते में बातचीत करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। जब घर पर जाकर रघुराम सोचता है कि अगर ललित का दूध बेचने का काम बंद कर दिया जाए तो ललित के सभी ग्राहक मुझ पर आ जाएंगे और इससे मुझे दूध बेचने का काम दोगुना हो जाएगा और दोगुना पैसा कमा लूंगा। अगली सुबह रघुराम जल्दी उठता है, गाय का दूध दोहता है और दूध की बाल्टी लेकर ललित के घर जाकर छिप जाता है। जैसे ही ललित अपनी गाय को धोकर दूध की बाल्टी को घर में ले जाता है, पीछे ही पीछे रघुराम घर में घुस जाता है और ललित की दूध की बाल्टी को अपनी बाल्टी में पलट लेता है और वह आधे दूध को ही अपनी बाल्टी में पलट लेता है और बाकी बचे हुए दूध में पानी मिलाकर पहले मौजूद दूध के बराबर कर देता है और दबे पांव अपने घर लौट आता है। उसी दिन फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम को रघुराम ललित को दूध देते हुए देखता है तो रघुराम सोचता है कि आज ग्राहक ललित के खूब उल्टा सीधा कहेंगे और उससे दूध लेना बंद कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। सालों अच्छा दूध देने के भरोसे के कारण कोई भी ग्राहक उससे दूध के बारे में कोई शिकायत नहीं करता है। यह देखकर रघुराम हैरान रह जाता है और अपने शैतान दिमाग से अगली तरकीब सोचने लगता है। अगली सुबह फिर रघुराम जल्दी उठता है और ललित के घर पहुंच जाता है। इस बार ललित के दूध में जहर मिला देता है और वहां से भाग जाता है। आज जब ललित अपने ग्राहकों को दूध देकर लौटता है तो दूध पीने वाले सभी लोग मर जाते हैं और कुछ लोग अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़ जाते हैं। गांव के लोग बहुत गुस्से में होते हैं और सीधा ललित के घर आकर पत्थरों की बारिश करने लगते हैं। ऐसा होते देख ललित घर से बाहर आता है तो 2-4 पत्थर उसके सर पर लग जाते हैं। इनमें से एक व्यक्ति ललित से कहता है, क्यों ललित,
बरसों से हमने तुझ पर भरोसा किया और आज तेरे दिए हुए दूध से हमारे बच्चे और परिवार वालों की मौत हो गई। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ललित को यह सब कहाँ पता था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ललित को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। उसी समय ललित की पत्नी आती है और सिपाहियों से विनती करते हुए कहती है, इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। जरूर आपको गलतफहमी हुई होगी। लेकिन पुलिस उनकी बात को नहीं सुनती है। पुलिस ललित को ले जाकर जेल में डाल देती है। ललित की पत्नी जब रोते हुए अपने आसपास नजर फैलाती है तो उसकी नजर रघुराम पर पड़ती है। वह देखती है कि रघुराम मुस्कुरा रहा है और सोचती है कि इनका भाई तो जेल में है और यह किस तरह से खुश हैं। जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन रघुराम हंस रहा था, सभी से अच्छी तरह बात कर रहा था, क्योंकि आज रघुराम ने केवल अकेला ही दूध देने वाला बचा था। उसका दूध बेचने का काम भी बढ़ गया और आमदनी भी। आज जब वह घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान देखो मेरा यह कमाल, अब तो खूब पैसा कमाने लगा हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अब तो आपकी आमदनी काफी बढ़ गई है। पत्नी बोली, क्यों ना इस खुशी के मौके पर मैं अपने मायके घूम कर आऊं। रघुराम कहता है, आज बहुत खुश हूं मैं। इसलिए उसने कहा, हाँ, जहाँ चाहो वहाँ घूम आओ और यह लो कुछ पैसे, कुछ भी पसंद आए तो खरीद लेना। रघुराम की पत्नी खुश होते हुए अपने मायके जाने की तैयारी करती है। लेकिन उससे पहले रघुराम की पत्नी ललित की पत्नी के पास जाती है और कहती है, दीदी आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्या तुम रात को मेरे पति को खाना भिजवा दोगी? सुबह का खाना पड़ोस वाली दीदी दे देंगी। ललित की पत्नी ने कहा, हाँ भिजवा दूंगी। अगली रात ललित की पत्नी रघुराम के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन रघुराम उस समय शराब पी रहा होता है। उसने काफी शराब पी ली थी, उसकी वजह से वह नशे की हालत में था। ललित की पत्नी को देखते हुए रघुराम कहता है, भाभी जी आप? ललित की पत्नी कहती है, हाँ, वो दीदी ने कहा था कि रात का भोजन आपके लिए भिजवा दिया जाए, तो खाना लेकर आई हूँ। ललित की पत्नी खाना रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी रघुराम हंसते हुए कहता है, भाभी जी आप काफी उदास लग रही हैं। आपको पता है मैंने ही आपके पति को जेल भिजवाया है। ललित की पत्नी बोली, आपने? लेकिन क्यों और कैसे? रघुराम बोला, अरे जिस दूध को पीकर गांव के कई लोग मर गए थे और कुछ लोग हॉस्पिटल में बेहोश थे, उस दूध में मैंने ही तो जहर मिलाया था। लेकिन कुछ भी हो जाए भाभी जी, ललित जब भी घर लौटकर आए तो उससे एक बात जरूर कहना कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसे बहुत ज्यादा याद किया था। यह कहकर रघुराम हंसने लगता है। ऐसी बात सुनकर ललित की पत्नी काफी गुस्सा हो जाती है और वह अपने घर आने लगती है। लेकिन तभी वह रघुराम के घर के कोने में एक जहर की शीशी डली हुई देखती है। वह समझ जाती है कि यह उसी का काम है जिससे उन्होंने दूध में जहर मिलाया था।
फिर वह उसी दुकानदार पर जाती है जहां जहर बेचा जाता है। वहां जाकर ललित की पत्नी पूछती है कि कल किस किसने जहर खरीदा था। दुकानदार सभी लोगों का नाम और पता अपने रजिस्टर में दिखाता है। यह देखकर ललित की पत्नी हैरान रह जाती है, क्योंकि रघुराम ने भी जहर खरीदा था। उसके बाद ललित की पत्नी सीधी गांव के सरपंच के पास जाती है और उसे यह सारी घटना बताती है और वह कहती है, सरपंच जी, मेरे पति बेकसूर हैं, इन्हें फंसाया गया है। सरपंच कहता है, फंसाया गया है, लेकिन किसने? इस पर ललित की पत्नी कहती है, वह सब तो बाद में बताऊंगी, पहले गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करो। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग सरपंच के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तब ललित की पत्नी कहती है, मेरे पति को किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई रघुराम ने फंसाया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, तुम यह क्या बोल रही हो? ललित की पत्नी अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहती है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इन भाई साहब से पूछ लीजिए। तभी वह दुकानदार सामने आता है और कहता है कि रघुराम ने मुझसे कल जहर खरीदा था। अब रघुराम के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने बचने का उपाय खोजने लगता है, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब वह अपने ही जाल में फंस चुका था। सरपंच रघुराम को सजा देते हुए और गांव से बाहर कर देते हैं। इसके बाद ललित की पत्नी सरपंच जी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर ललित को छुड़वा लेती है और उसके बाद ललित अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगता है। धन्यवाद दोस्तों।